नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखें की श्रृंखला में आज हम एक जातक की जन्म पत्रिका का विश्लेषण करेंगे और इस जन्म पत्रिका से यह जानने का प्रयास करेंगे कि इनके विवाह के योग वर्तमान में आसपास में कब बनते हैं। यह हमारे चैनल के एक दर्शक हैं जिनकी यह जन्म पत्रिका है, नेपाल से हैं, जिनकी जन्म पत्रिका का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझ लेते हैं कि कैसे हम इस बात का आकलन करते हैं कि विवाह कब हो सकता है, कब विवाह की संभावनाएं बनती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आपके सामने एक जन्म पत्रिका है। मैं जन्म पत्रिका की जो मुख्य डिटेल है वह आपको बता देता हूँ। जैसे कि इनके जन्म का विवरण देख लेते हैं, क्या-क्या है। तो नेपाल से ये जन्म पत्रिका है। इनका जन्म है 23 अक्टूबर 1994 का, 1994 का। और इनका जन्म समय है जो वहाँ के आधार पर है 9:15 झापा, जो कि नेपाल में एक जगह है, वहाँ इनका जन्म हुआ है। जातक की ये जन्म पत्रिका है, पुरुष हैं ये। और यहाँ से अगर हम देखें तो इस जन्म पत्रिका में इनकी जो राशि है वो वृषभ राशि बनती है। तो चलिए यहाँ पर अब हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर केपी मेथड से इसको लिया है। तो हम जब भी केपी मेथड में देखते हैं तो हम देखते हैं कि दूसरा भाव, सातवां भाव और 11वां भाव, यह क्या स्थिति दर्शा रहे, कौन कौन से ग्रह इनके कारक हैं या निर्देशक हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। अब देखिए, सबसे पहले अगर आप देखें तो दशा देख लेते हैं। सबसे पहले हम दशा को देख लेते हैं। वर्तमान में 2024 चल रही है और 2025 तक इनके ऊपर राहु की महादशा है। राहु में वर्तमान में इन पर जो अंतर है, राहु में चंद्रमा का अंतर है। और यहाँ पर अब इतना ही हम देखेंगे राहु और चंद्रमा। इसके बाद में बाकी विश्लेषण हम बाद में करेंगे दशा का। तो हमें इतना पता चल गया कि वर्तमान में इन पर राहु की महादशा है और चंद्रमा की अंतर्दशा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर लग्न चार्ट को भी देखेंगे। लग्न चार्ट में हमेशा देखिए, जब भी विवाह की बात हो तो सबसे 3 सिद्धांत मैंने आपको बताए हैं। उन 3 सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। आपको क्या देखना होगा? लग्न से या चंद्र से सप्तम भाव, लग्न से या चंद्र से सप्तम भाव, इनको देखिए। सप्तम भाव में कौन सी राशि है, कौन सा ग्रह बैठा है, सप्तम भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है, या सप्तम भाव कहीं से पीड़ित तो नहीं है, ये पहले हमें अवलोकन करना होगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ लग्न चार्ट को सबसे पहले देख रहे हैं। लग्न चार्ट में सप्तम भाव पर क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ, और यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं। चंद्रमा यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहे हैं कि यह उच्च के चंद्रमा है। ठीक है, अब यहाँ हमें चंद्र कुंडली अगर बनेगी तो वहाँ वह कहाँ से स्टार्ट होगी? वृषभ राशि से। तो वहाँ पर सप्तमेश, जब चंद्र कुंडली हम बनाएंगे तो सप्तमेश मंगल होंगे। और जब हम यहाँ पर लग्नेश, जो लग्न है वृश्चिक लग्न है, लग्नेश मंगल हैं, तब यहाँ पर जो सप्तम भाव के अधिपति हैं वह शुक्र होंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि शुक्र की स्थिति क्या है। इस जन्म पत्रिका में शुक्र की, पहले लग्न देख रहे हैं तो लग्न से देखेंगे कि देखिए, सप्तम भाव के अधिपति और सप्तम भाव के कारक पुरुष हैं, तो शुक्र को हम विशेष रूप से देखेंगे। यहाँ पर यदि इनमें 2 भाव, 2 स्थितियां पॉजिटिव हैं,
तो वहाँ पर हमारी जो विवाहिकी है वो संभावना अच्छी रहेगी, इतनी खराब नहीं होगी। और अगर वहाँ पर 2 खराब हैं, 1 स्थिति अच्छी है, तो फिर वहाँ पर समस्याएँ बढ़ जाती हैं और जहाँ पर तीनों स्थितियाँ ठीक है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी शादी या बहुत अच्छे विवाह के योग बनेंगे। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव को कोई पाप ग्रह पीड़ित तो नहीं कर रहा। तो यहाँ देखिए, अगर हम देखें तो एक-एक ग्रह का हम अवलोकन करें तो यहाँ राहु, शुक्र, बुध और सूर्य ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये 12th हाउस में, 12वें भाव में बैठे हुए हैं। किसी की दृष्टि आप देखिए, किसी की दृष्टि यहाँ पर नहीं पड़ रही। अब ज़रा देखते हैं 1, 2, 3, 4 मंगल की दृष्टि किस भाव पर पड़ रही है या यहाँ तक आ रही है। बाकी किसी भी ग्रह की दृष्टि इस सप्तम भाव को नहीं ले रही। सिर्फ़ यहाँ पर कौन है? चंद्रमा है। शुक्र और चंद्रमा में शत्रुता है। चंद्रमा शुक्र के घर में बैठे हुए हैं, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर उच्च के होते हैं, अच्छी स्थिति में आते हैं। मंगल देखें तो यहाँ पर मंगल नीच होते हैं। अब हमको एक सूत्र लगाकर यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मंगल नीच हो गए। देखिए, जब भी कोई ग्रह नीच होता है तो आपको वहाँ पर तुरंत ध्यान देना होगा कि उस तुरंत नीच नहीं बोल सकते आप उसे। आप ध्यान दीजिए कि वह जो ग्रह नीच दिख रहा है, क्या उसका नीच भंग हुआ है या नहीं हुआ? तो मैंने पहले बहुत सारे नियम आपको बताए हैं कि यदि आपको यह जानना है कि कोई ग्रह नीच हुआ है या फिर नहीं हुआ, तो उसके लिए तो उसका नीच भंग हुआ है या नहीं? नीच भंग के लिए हम क्या करेंगे कि मंगल के जो नीचनाथ हैं और जो मंगल के उच्चनाथ, ये यदि केंद्र में आते हैं तो नीच भंग हो जाएगा। और भी सूत्र हैं, आप वह जो हमारी वीडियो है उसको देख सकते हो, जिसमें नीच भंग कैसे होता है, क्या स्थितियाँ होती हैं, वह बताई गई है। देखिए, यहाँ पर हम मंगल के नीचनाथ की यदि बात करें तो मंगल नीच होते हैं चंद्रमा के भाव में और उच्च किस कहाँ होते हैं? मकर राशि में। मकर के स्वामी होते हैं शनि। अगर शनि और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र भाव में होंगे तो वह क्या हो जाएगा? नीच भंग उनका हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, जो शनि है वह कहाँ बैठे हुए हैं? वह बैठे हुए हैं इस भाव में, वक्री अवस्था में होकर बैठे हुए हैं ये। और यहाँ पर ये बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में, अपने ही भाव में बैठे हुए हैं। और इनके जो ये केंद्र में है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो चंद्रमा और इनका, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे से चौथे स्थान पर हैं, 1 2 3 4 चौथे स्थान पर है और यहाँ से ये 10वें स्थान पर, तो दोनों केंद्र में हैं, एक दूसरे से केंद्र में है। तो एक दूसरे से केंद्र में होने के कारण यहाँ पर यह मंगल का नीच भंग हो चुका है, नीचता भंग हो चुकी है। अब मंगल नीच का प्रभाव नहीं देंगे, पहले स्ट्रगल तो देंगे, लेकिन फिर उसको सक्सेस भी देने का काम करेंगे। ये राजयोग बन चुका है मंगल, तो लग्नेश नीच भंग राजयोग में आ चुके हैं। पत्रिका में हम देख रहे हैं। अब वहीं हम बात करेंगे कि सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई पाप दृष्टि इनके सप्तम भाव पर नहीं पड़ रही। अब बात करते हैं सप्तमेश। सप्तमेश है इनके शुक्र। अब देखिए, शुक्र बैठे कहाँ हैं? अपने ही भाव में बैठे हैं और इनकी खुद की राशि है और इनके लिए ये सबसे अच्छा भाव होता है 12th हाउस, शुक्र के लिए। तो यहाँ ये बड़ी अच्छी स्थिति में है, यहाँ से हम सैया सुख भी देखते हैं। यहाँ ये अच्छी स्थिति में है, तो शुक्र क्योंकि अपने भाव में है। लेकिन यहाँ पर विपरीत स्थितियाँ किसने दे दी हैं? यहाँ पर एक तो राहु विराजित हो चुके हैं। तो राहु में शुक्र जैसे गुण तो आ चुके हैं, लेकिन राहु शुक्र को पीड़ित कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य, जो कि यहाँ पर नीच हो जाते हैं। अब हम सूर्य का भी नीच होते ही हम ध्यान दीजिए कि नीच भंग की स्थिति क्या सूर्य की बनती है। तो सूर्य उच्च कहाँ होते हैं? किसके भाव में होते हैं? तो सूर्य उच्च होते हैं अ, मंगल के घर में, यानी कि मेष राशि में उच्च के होते हैं। और नीच कहाँ होते हैं? शुक्र के घर में। अब हम देखेंगे क्या शुक्र और मंगल ये एक दूसरे से कहाँ पर हैं? एक दूसरे से केंद्र में हैं। तो देखिए, 1 2 3 4 इस तरह से इनके जो सूर्य हैं उनका भी नीच भंग हो चुका है। तो सूर्य भी नीच भंग में हो चुके हैं। सूर्य
शुरुआत में इनको समस्याएँ दे सकते हैं, समस्याएँ देंगे लेकिन निकालेंगे भी तो अच्छी स्थिति सूर्य की यहाँ पर क्योंकि नीच भंग होने के कारण शुभ स्थिति बन जाती है। लेकिन संघर्ष के साथ में ये शुभ स्थिति बनती है, जब भी नीच भंग होता है, तो वहाँ पर संघर्ष उस जातक के जीवन में होते हैं और उसके बाद में वह सफलताओं को हासिल करता है, प्राप्त करता है। अब यहाँ हमने देख लिया लेकिन अब नीच भंग होना अलग बात है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो सूर्य है, ये पीड़ित किसको करते हैं? शुक्र को पीड़ित करते हैं। अब शुक्र यहाँ पर कौन हो जाते हैं? शुक्र यहाँ पर सप्तम भाव के अधिपति भी हैं और सप्तम भाव के कारक भी हैं। तो अब मंगल को देखिए 1, 2, 3, 4 मंगल की दृष्टि शुक्र के ऊपर जाती है, तो ये शुक्र को पीड़ित करते हैं। देखिए मंगल और शुक्र जब होते हैं, तो ऐसे जो जातक होते हैं, उनके अंदर डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होती हैं और वह उसके लिए अग्रेसिव होते हैं। यह स्थितियाँ देखी जाती हैं जब भी मंगल और शुक्र की युति बने, प्रभाव बने, तो यहाँ पर रिलेशन के लिए यह बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। इनके अंदर उसके लिए बहुत उत्तेजना होती है, यहाँ यह देखी जाती है, यह स्थिति। अब हम बात करेंगे कि बुध जो बैठे हुए हैं, ये किस भाव के अधिपति हैं? तो बुध जो है अष्टम भाव के अधिपति हैं, द्वादश में चले गए हैं। तो यहाँ पर ये जो स्थिति है, यह इनकी स्थिति अच्छी है, वर्गोत्तम हो चुके हैं। ये त्रिक भाव के अधिपति त्रिक भाव में ही चले गए हैं। तो त्रिक भाव के अधिपति त्रिक भाव में चले जाने से क्या हो गया? यहाँ पर यह इनकी स्थिति अच्छी स्थिति बन चुकी है बुध की। लेकिन हम अगर देखें तो बुध जो है यहाँ वक्री अवस्था में भी है, सूर्य से अस्त भी हैं और यहाँ पर ये तीसरे भाव के और एकादश भाव के अधिपति। तो एकादश के अधिपति होने से ये व्ययपति भी हैं, यहाँ आयपति हैं और ये व्यय भाव में चले गए हैं। शुक्र यहाँ पर व्ययपति भी हैं और ये व्यय भाव में ही विराजित हैं। तो यहाँ पर अगर हम अब विश्लेषण यहाँ आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर शुक्र हमको क्या दिख रहे हैं? पीड़ित दिख रहे हैं। यह शुक्र इस जन्म पत्रिका में कारक तो है ही, तो निश्चित रूप से कारक को बलवान करना होगा। कारक के आसपास में जो ये ग्रह बैठे हुए हैं, जिससे यह कारक को क्या कर रहे हैं? पीड़ित कर रहे हैं। इन ग्रहों की हमें शांति करानी होगी। शांति का अर्थ है कि जैसे सूर्य है, तो सूर्य से संबंधित तांबे के सिक्के को जल में प्रवाहित करना चाहिए या गुड़ को जल में प्रवाहित कर सकते हैं। गेहूँ, गुड़ को गाय को खिला सकते हैं, तो इनके लिए अच्छी स्थिति रहेगी। राहु के लिए ये जो मछली आदि हैं, उनको जो चारा है, भोजन डाल सकते हैं। जौ का बनी हुई गोलियाँ उनको दे सकते हैं, क्योंकि राहु इनके वर्तमान में चल रहे हैं। साथ ही साथ इस प्रकार से शांति कर सकते हैं या इनके अगर ये ऐसा कुछ नहीं कर पाते हैं, तो यह सूर्य को का आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। वर्तमान में राहु की महादशा इनके ऊपर चल रही है, तो इन्हें राहु से संबंधित जो राहु के बीज मंत्र हैं, उनका जाप करना चाहिए। इससे भी और नाग पूजा इनको बहुत शुभ रहती है। अगर ये करेंगे तो इससे इनको बहुत शांति मिलेगी। यहाँ हमने इसको बता दिया इस आधार पर। अब यहाँ पर प्रश्न बन रहा था कि विवाह कब होगा? चलिए एक बार नवमांस कुंडली को भी देखते हैं। नवमांस कुंडली का जब विश्लेषण करेंगे तो हमें देखिए यहाँ पर बुध क्या होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना भूल गया कि जो शुक्र हैं ये वक्री अवस्था में। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर शुक्र वक्री और बुध वक्री, ये 2 ग्रह तो वक्री हैं, गुरु वक्री नहीं है, गुरु भी यहाँ पर इस भाव में बैठे हुए हैं। अब गुरु देखिए किस भाव के अधिपति हैं? कुटुंब भाव के अधिपति भी पीड़ित हो चुके हैं। आप ये देखिए कुटुंब भाव के अधिपति भी यहाँ पर पीड़ित हो चुके हैं और दूसरे जो गुरु हैं वह हैं पंचम भाव के अधिपति भी, तो प्रेम भाव के अधिपति भी। ये स्पष्ट करता है कि ऐसे जातक का जो विवाह होता है वह दूर होता है, जन्म स्थान से दूर होता है। यहाँ पर देखा जाता है तो क्योंकि ये विदेश का भाव है, तो दूर विवाह के संबंध ऐसे यहाँ पर बनते हैं। अब हम बात करें, अब देखिए सप्तमेश और यहाँ पर पंचमेश भी एक भाव में है। सप्तमेश और पंचमेश भी यहाँ पर एक भाव में है, तो ये प्रेम विवाह होने के यहाँ पर स्पष्ट यहाँ पर संकेत मिलते हैं। लेकिन समस्याएं क्योंकि यहाँ पर ये शुक्र वक्री अवस्था में है और
इस कारण से और द्वादश भाव में है तो बहुत सारी समस्याएँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बड़ी समस्याओं के बाद में ऐसी जो वैवाहिक स्थिति हैं, वह बनती हैं। चलिए यहाँ हमने ये स्पष्ट कर दिया है। अब हम नवमांस कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो यहाँ पर बुध जो वक्री हैं वह सप्तम जो नवमांस कुंडली है उसके सप्तमेश हो जाते हैं और गुरु जो हैं वह इसके क्योंकि धनु राशि में उदय होता है, धनु में उदय होता है नवमांस का, तो ये जो धनु राशि है ये इसके स्वामी होते हैं गुरु। अब गुरु की हम स्थिति देखें तो ये छठे भाव में चले गए। चंद्रमा यहाँ पर पहुँचे, चंद्रमा तो उच्च की स्थिति है, तो चंद्रमा तो वर्गोत्तम हो चुके हैं क्योंकि ये उसी राशि में नवमांश में भी हैं जिस राशि में ये लग्न में है। जिस राशि में लग्न में है देखिए चंद्रमा, उसी राशि में ये किस में है? नवमांश में। तो ये चंद्रमा क्या हो चुके हैं? चंद्रमा वर्गोत्तम हो चुके हैं। ठीक है? अब यहाँ पर गुरु और चंद्रमा का गजकेसरी योग तो बन रहा है, लेकिन छठे घर में यह योग बन रहा है। आप यहाँ इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो समस्याएँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। फिर हम नवमांश के पंचम को देखें तो शुक्र और राहु की ये युति इनको जो जीवन साथी है उनसे संबंधित समस्याएँ कैसे देता है कि चरित्र के प्रति थोड़ा-सा यहाँ पर भटकाव देखने को मिलता है। देखिए, यहाँ पर अगर हम यहाँ हमने विश्लेषण कर लिया, अब हम चंद्र कुंडली का और विश्लेषण कर लेते हैं। चंद्र कुंडली में अगर हम देखेंगे तो मंगल यहाँ पर कौन होते हैं? मंगल यहाँ पर सप्तम भाव के अधिपति होते हैं। सप्तम भाव को देखें तो सप्तम भाव पर यहाँ सूर्य, शुक्र, राहु और गुरु ये इनसे एक भाव पूर्व यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ये वैवाहिक स्थिति तो बनती है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस चंद्र लग्न में आप देखोगे तो शनि का जो प्रभाव है वह सप्तम भाव पर आ चुका है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सप्तम भाव पर आ चुका है। तो यहाँ सप्तम भाव पर शनि की ये दृष्टि दिख रही, लेकिन एक शुभ ग्रह चंद्रमा की भी यहाँ पर दृष्टि है। तो चंद्रमा की भी दृष्टि है और यहाँ पर शनि की भी दृष्टि है। अब जरा मंगल का देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 मंगल का नहीं आता। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो यहाँ पर सिर्फ हमें क्या मिला चंद्र कुंडली से कि शनि की दृष्टि है और यहाँ पर मंगल की दृष्टि यहाँ पर चंद्रमा की दृष्टि है। तो चंद्रमा की तो उच्च दृष्टि, शुभ दृष्टि है, वहीं शनि जो स्वग्रही बैठे हुए हैं और इनकी दृष्टि भी किस पर है? सप्तम भाव पर है। तो शनि जहाँ जब सप्तम भाव को देखेंगे, तो यह विवाह में देरी कराते हैं। शनि विवाह में क्या कराएँगे? देरी कराएँगे। तो यहाँ पर चंद्र कुंडली के आधार पर इनको शनि की शांति करानी चाहिए और यहाँ पर शनि की शांति कराएँगे तो जो विवाह में देरी हो रही है, वह देरी में कमी आएगी। एक इनका जो बुध है अ, एक इनका जो वक्री है, वह क्या है? शुक्र। शुक्र वक्री है, तो उनके वक्री होने से भी विवाह में देरी के योग बन रहे हैं। स्पष्ट रूप से हमने ये देख लिया कि इनका विवाह 30 प्लस होने के बाद में इनका विवाह हो सकेगा। विवाह 30 जब प्लस हो जाएँगे तो इनका विवाह उसके बाद में होगा। चलिए अब यहाँ हमने पूर्ण विश्लेषण कर लिया है। अब हम देखेंगे कि कौन-सी दशा, महादशा, अंतर्दशा चल रही है और उसके आधार पर हम उनकी पोज़ीशन देखेंगे कि क्योंकि हमने देखा चंद्र देखा यहाँ पर प्रभावित, अब हम देख चुके थे राहु को। देखिए यहाँ पर आप देखोगे, जब लग्न चार्ट को आप देखोगे तो लग्न चार्ट में स्पष्ट रूप से जो सप्तम भाव के अधिपति हैं, उनके साथ में राहु बैठ चुके हैं। तो राहु की तो महादशा हमें पता है चल रही है। सप्तम में बैठे ग्रह की भी दशा अंतर्दशा चले तब भी विवाह के योग बनते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा की अंतर्दशा भी वर्तमान में चल रही है। अब बात करते हैं कि राहु, चंद्रमा। अब देखिए यहाँ पर शुक्र कमज़ोर हैं, तो इनको शुक्र को क्या करना पड़ेगा? इनको शुक्र के से संबंधित कोई जो उपाय हैं वह करने चाहिए, बल्कि शुक्र से संबंधित यह रत्न भी धारण कर सकते हैं या शुक्र के लिए यह जो भगवान शिव के ऊपर दही यदि चढ़ाना प्रारंभ कर दें तो इनका शुक्र जो है बलवान होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ यह जो शांति कराएँ, वह किसकी करा सकते हैं? सूर्य की यहाँ पर शांति कराएँ और क्योंकि यहाँ पर मंगल की ये शांति करा सकते हैं, शनि की ये शांति करा सकते हैं। इनसे संबंधित ये बीज मंत्र का जाप भी करें, तब भी इनकी शांति आसानी से हो जाती है। अब देखिए
यहाँ पर आगे हम स्थिति का अवलोकन कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमें तीसरी, जब शुक्र की प्रत्यंतर दशा में शुक्र आ जाएँ, गुरु आ जाएँ, तो यहाँ पर यह स्थिति विवाह की स्थिति बन जाएगी। अब चलिए देखते हैं, एक सूत्र मैं आपको और बताऊँगा कि जब भी हम यहाँ पर लग्न कुंडली में लग्नेश को और जो सप्तमेश हैं, इन दोनों के जो अंश आदि हैं, उनका यदि सम करेंगे, यदि हम उनको जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद में जो भी राशि निकल कर आएगी, उस राशि की अगर हम बात करें, तो जो राशि निकल कर आएगी, वह राशि में जब गुरु गोचर करेंगे तो विवाह के योग बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आप स्वयं कैलकुलेशन कर सकते हो इसकी, कि यहाँ पर लग्नेश मंगल होते हैं और सप्तमेश शुक्र होते हैं। तो यहाँ देखिए, मंगल की स्थिति ये कर्क में है, तो एक राशि कम लेंगे, यानी कि 3, 3 यहाँ रखेंगे, और यहाँ पर 16 अंश, 17 कला और 10 विकला यहाँ पर हमें मिलती हैं। वहीं अगर हम शुक्र की बात करें, तो तुला यहाँ दिख रही, तो इससे एक पहले कौन सी होगी, कन्या। कन्या राशि 22 अंश, 21 कला और 23 विकला। जब हम इसको और इनको जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर हमें जो राशि प्राप्त होगी, तो हमें प्राप्त होगी कुंभ राशि, जो 10 मकर राशि और मकर राशि को पार करके या मकर राशि की भुक्ति करके 8 अंश, 38 कला और 33 विकला ये है भुक्ति कर चुके हैं। तो इसका अर्थ है कि कुंभ राशि में जब गुरु आएंगे, तब इनके विवाह के योग बनेंगे। लेकिन गोचर की यहाँ स्थिति हम बता रहे हैं। अभी हम गोचर की स्थिति में को और देख लेते हैं कि प्लेनेट्स गोचर में क्या स्थिति में है। यहाँ गोचर में अगर हम देखें, तो लग्न के आधार पर हम देखें, तो वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है। तो वर्तमान में आप देखिए, यहाँ पर जो गुरु है, है गुरु अभी इनकी लग्न के आधार पर इनके सप्तम भाव में आने शेष हैं। तो गुरु जब सप्तम में गोचर करेंगे, तब इस यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएंगे, तो ये है इनके विवाह के लिए उत्तम स्थिति हो जाएगी, गोचर की स्थिति। अब यहाँ पर हम देखें, तो देखिए इनकी ये गोचर में आएंगे, और इनकी जन्म पत्रिका में अगर देखें, चंद्र कुंडली को भी देखें, तो चंद्र कुंडली में अभी गुरु कहाँ पर है, इनके द्वादश भाव में, जहाँ पर इनके गुरु जन्म पत्रिका में अगर हम यहाँ देखें, द्वादश भाव में गुरु हैं यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर ये गुरु कहाँ किसमें आ जाएँगे, जब ये गुरु वृषभ राशि में आ जाएँगे, तो यहाँ पर यह जो है वृषभ राशि में आने के बाद में गोचर में गुरु लग्न में आ गए, लग्न में आ गए, चंद्र लग्न से लग्न में आ जाएँगे, तो भी विवाह के योग बनते हैं। या फिर हम बात करें कहाँ पर आ जाएँ, या आ जाएँ सप्तम में। तो हमने देखा लग्न कुंडली से ये सप्तम में भी, यहाँ लग्न कुंडली से सप्तम में, और जन्म कुंडली से यह, और चंद्र कुंडली से यह किस में आ जाएँगे, लग्न में। अब विवाह के योग इनके बनेंगे। अब देखिए, हमने विश्लेषण किया कि वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है। राहु में जो चंद्रमा का अंतर है, चंद्रमा सप्तम में बैठे हुए हैं। ये 2 पॉजिटिव हमें कंडीशंस मिल गई। तीसरी, हमें जो शुक्र है वो कमज़ोर है। अगर ये शुक्र के उपाय करेंगे, तो निश्चित रूप से अगर शुक्र के ये उपाय करें, अगर ये शुक्र के उपाय करेंगे, तो यहाँ पर इनके विवाह में जो आ रही समस्याएँ हैं, ये समस्याएँ समाप्त होनी शुरू हो जाएँगी, और विवाह बड़ी आसानी से इनका हो जाएगा। तो इनको करना क्या चाहिए? इनको शुक्र के मैंने उपाय बता दिए हैं। दही आदि को भगवान शिव को समर्पित करेंगे, तो इनके लिए शुभ होगा। विवाह आदि के जो योग हैं, वह योग बनेंगे। चलिए, यहाँ पर उपाय हम बताते रहते हैं, उन उपायों पर ध्यान दिया करें, क्योंकि वह सभी के लिए कॉमन भी होते हैं, और यहाँ पर ग्रहों से संबंधित भी होते हैं, जिससे विवाह में आने वाली समस्याओं का निराकरण होता है। चलिए, यहाँ पर हमने ये समझ लिया। अब मैं और भी आपको समझाऊँगा इसको। यहाँ आप समझ चुके हो कि गोचर में जब भी गुरु कहाँ आ जाएँगे, वृषभ राशि में आ जाएँगे। वृषभ राशि में गुरु गोचर में कब आएँगे, यह भी जानना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए, गुरु का जो गोचर है मई में, वह किसमें हो जाएगा, ये रब मई गुरु छोड़ देंगे इसको, मेष राशि को छोड़कर गुरु कहाँ पर आ जाएँगे, वृषभ राशि में आ जाएँगे। जब वृषभ राशि में गुरु आ जाएँगे, तो यहाँ पर इनके वैवाहिक के योग बनेंगे, लेकिन 1 महीने के लिए जो गुरु हैं, क्योंकि सूर्य भी इसमें इस राशि में यहाँ पर इनको मिलेंगे, तो यहाँ पर ये अस्त हो जाएँगे। तो यह गुरु अस्त होंगे,
इस महीने में इस महीने में जो मई का महीना है, मई के महीने में अस्त हो जाएँगे गुरु। तो यहाँ पर ये मानकर चलें कि इनके जून से अब देखिए ज़रा हम एक बार इनकी जो दशा है उसको और देख लेते हैं, फिर से हम दशा को देख लेंगे। दशा को अब हम देखें तो यहाँ पर राहु की दशा चल रही है, ठीक है? राहु में हमने देखा कि राहु में चंद्रमा इनके चल रहे हैं, जो सप्तम में बैठे हुए हैं और वर्तमान में यहाँ पर शनि, गुरु की निकल चुकी, शनि की इन पर इस समय चल रही है चंद्रमा, बुध की दशा में भी विवाह के योग बनते हैं, क्योंकि बुध भी कहाँ पर बैठे हुए हैं, बुध भी सप्तम भाव के अधिपति होते हैं चंद्र कुंडली के आधार पर। और यहाँ पर अगर हम देखें तो राहु अ, यहाँ पर अब देखिए शुक्र यहाँ पर यह जो 25 अक्टूबर 2024 तक ये जो स्थितियाँ जितनी बन रही हैं इनमें, यह इनके विवाह के योग की स्थितियाँ हैं। तो 2024 में इनके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। 2024 में अब हम केपी मेथड से भी इसका थोड़ा-सा ये समझ लेते हैं कि इनकी जो स्थिति है, क्या क्योंकि देखिए जब केपी में देखेंगे हम, तो दूसरा भाव, 7वाँ भाव और 11वाँ भाव, इन भावों से जो वर्तमान में ग्रह जिनकी हम दशा देख रहे हैं, तो क्या इनका संबंध है इन भावों से? इनके क्या ये निर्देशक होते हैं? यदि होते हैं, तो ये निश्चित रूप से विवाह कराने की प्रॉमिस करते हैं। चलिए, यहाँ पर हमने निर्देशित भाव निकाल लिया है। हमारी इस समय वर्तमान में राहु की महादशा और राहु की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा और चंद्र की अंतर्दशा में अब देखिए एक तो आप देख लीजिए शुक्र को देख लीजिए और भी जो भाव चल रहे हैं उनको भी देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर आपको स्पष्ट होगा कि राहु की महादशा हमें 2 नंबर देती है, दूसरे भाव से संबंधित है, 5वें भाव से संबंधित है और 11वें भाव। ये 2 सहायक भाव हो गए, ये तो कुटुंब भाव हो गया, ये सहायक भाव हो गए दोनों। इसके ये सहायक भाव हो गए विवाह के। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य भाव है सप्तम वह ये राहु हमें नहीं देते हैं। अब दूसरा देखते हैं कि जो अंतर्दशा है, वह अंतर्दशा क्या कहती है? अंतर्दशा में अगर हम देखें अंतर्दशा किसकी थी? चंद्रमा की। तो चंद्रमा हमें छठा, ये तो बंधक भाव है। तो यहाँ तो ये रोकते हैं, चंद्रमा इस चीज़ को रोकने का काम करते हैं अपनी अंतर्दशा में क्योंकि यह उस भाव को दे ही नहीं रहे। अब हम देखिए कि जो 7वें नंबर किस ग्रह की उसमें आ रहा है। तो ज़रा हम ध्यान से देखेंगे, तो हमें यहाँ पर मिलेगा कि शुक्र की में। तो यहाँ पर जो शुक्र की ये जो स्थिति है, यह है क्योंकि 2 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर ये तीनों शुक्र हमें दे रहे हैं। तो शुक्र की यह जो स्थिति है, ये स्पष्ट कर रही है कि यहाँ पर यह अपनी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में विवाह के योग निश्चित रूप से बनाएँगे, प्रॉमिस करते हैं। समस्याएँ आ रही हैं क्योंकि चंद्रमा इस भाव के बंधक हैं और उनकी अंतर्दशा है। तो यहाँ ये उसको रोकने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो राहु हैं, वह इनके 2 भावों को दे रहे हैं जिनकी महादशा है। तो यहाँ राहु की महादशा है और जहाँ शुक्र है, वह यहाँ इसका प्रॉमिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र के यहाँ प्रत्यंतर में इनके यह विवाह के योग बनने की स्थिति यहाँ पर साफ हो रही है। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इस 7वें भाव को शुक्र प्रॉमिस करते हैं और केतु भी प्रॉमिस करते हैं। 7वें भाव को शुक्र और केतु ये दोनों प्रॉमिस करते हैं और वहीं अगर दूसरे भाव को देखें तो गुरु, शुक्र, राहु, तो राहु और शुक्र हमें यहाँ मिल गए। ये प्रॉमिस कर रहे हैं इनकी और वहीं तीसरी कंडीशन हम देखें एकादश भाव की तो सूर्य, बुध, शुक्र यहाँ पर भी हैं, शनि, राहु, केतु। तो यहाँ पर ये हमें मिल रहे हैं। तो इनकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में जो भी दूसरा, 7वाँ और 11वें भाव के प्रॉमिस कर रहे हैं, ये इन ग्रहों की यहाँ पर इनसे जो पहले भाव हैं, तो इनसे पहले भाव का प्रॉमिस जो ग्रह कर रहे हैं, वो बंधक ग्रह हैं, वो वहाँ पर समस्याएँ उत्पन्न कर रहे हैं, उस चीज़ को रोक रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना होगा, इसको समझना होगा, इसका विश्लेषण करना होगा, तो निश्चित रूप से इनके लिए तो जो समय दिया हुआ है, जहाँ पर चंद्रमा की
जो राहु की महादशा, चंद्रमा की अंतर्दशा और शुक्र की प्रत्यंतर दशा इनके विवाह के लिए प्रॉमिस करती है, शुभ होती है, बशर्ते इनको यहाँ पर शुक्र को बलवान करना होगा और जो ग्रह शुक्र को पीड़ित कर रहे हैं, उन ग्रहों से संबंधित शांति इनको करनी चाहिए, शांति करानी चाहिए। विशेषकर यह स्त्रियों का सम्मान करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, इनके लिए बहुत शुभ रहेगा, अच्छी स्थिति रहेगी। तो यह था इनका जो विवाह से संबंधित प्रश्न। हमने कैसे विवाह से संबंधित जो समय है उसको निकालने का प्रयास किया, जो पास का समय है उसको हमने निकालने का प्रयास किया। तो यहाँ पर यह कुंडली का विश्लेषण किया। आप भी यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और एक प्रश्न हमें दीजिए। और जिनको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, वे हमारे चैनल की मेंबरशिप है उसको ले सकते हैं आसानी से। हम सबसे पहले उन्हीं की कुंडली का विश्लेषण करते हैं जो हमारे मेंबर्स होते हैं। तो वहाँ पर मेंबर्स की कुंडली का हम विश्लेषण करेंगे, उनके प्रश्नों के जवाब भी देंगे। प्रश्नों के जवाब तो ऑलमोस्ट मैं सभी के देता हूँ, लेकिन क्योंकि मेंबरशिप आप लोगे तो आप हमारे जो हमेशा के लिए मेंबर्स बन जाते हो, जो मेंबरशिप का जो सिस्टम है उसके आधार पर। तो इसमें इतना ही यहाँ पर। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये विषय आपको समझ में आया होगा, कैसे हम विश्लेषण करते हैं, इसको आपने जाना होगा, जन्म पत्रिकाओं के विश्लेषण को समझा होगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नए विषय के साथ में, एक नई जन्म पत्रिका के साथ में भी हो सकते हैं, यहाँ पर हम उपस्थित होंगे। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सभी हमसे जुड़ सकें। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ़ यहाँ पर मेंबर्स को ही आंसर देंगे, मैं सभी के आंसर्स देता हूँ, सभी के प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। लेकिन उससे क्या है कि यहाँ पर मेंबर्स भी होंगे तो उनको हम जैसे पहले उनकी समस्याओं का निराकरण पहले करने का प्रयास करें, ये रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, जय श्री